पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर आज दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई, लेकिन पार्टियों की घोषणा 28 अप्रैल तक टल गई है। दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के टिकटों की घोषणा अब 28 तारीख के बाद होगी। 2 लोकसभा सीटों के लिए अब टिकटों का फैसला प्रियंका गांधी करेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बाकायदा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए संभावित चेहरों को लेकर एक अलग एजेंसी से सर्वे करवाया है और माना यह जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली बुलाया है और साथ में राजीव शुक्ला के साथ उन्हें सर्वे रिपोर्ट पर मंथन करने के आदेश पारित हुए हैं। प्रियंका गांधी को ये पूरी तरह से अधिकृत कर दिया गया है कि कांगड़ा और हमीरपुर दोनों सीटों के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो एक और सर्वे करवा लें, क्योंकि सर्वे से पहले बाकायदा संगठन से जुड़े लोगों से भी बात की गई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक एजेंसी से इन दोनों लोकसभा सीटों पर सर्वे करवाया, संगठन के नेताओं की बाद में राय ली। इसी आधार पर दिल्ली में प्रियंका गांधी के सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजीव शुक्ला की महत्वपूर्ण चर्चा हुई। शाम को फिर ये नेता बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। कल इन नेताओं के बीच फिर बैठक होगी, जिसमें 2 सीटों के टिकट आवंटन के साथ संगठन के दूसरे मुद्दों पर भी बात की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली रवाना हुए और माना जा रहा है कि वहां पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक बुलाई गई थी वो अब 27 या 28 तारीख को हो सकती है, क्योंकि 2 दिन बाद न केवल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्त है, क्योंकि 2 दिन के बाद राहुल गांधी के गृह चुनाव क्षेत्र में वोटिंग होनी है, जबकि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी चुनाव है, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों नेताओं के व्यस्त रहने से दिल्ली में प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। खुद प्रियंका गांधी ने हमीरपुर व कांगड़ा की सीट पर टिकट का ऐलान रुकवाया है। वह चाहती है कि यहां पर दमदार प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारा जाए, क्योंकि मंडी में जिस प्रकार से यकायक विक्रमादित्य की लैंडिंग करवाई गई, शिमला से भी सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया। दोनों विधायक हैं, एक मंत्री है एक विधायक है, दोनों को चुनावी रण में उतारा गया। अब जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने सर्वे कराया है, उस सर्वे के अनुसार कांगड़ा से बाली और हमीरपुर से मुकेश अग्निहोत्री पर केंद्रीय हाईकमान दांव खेल सकता है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पर भी पहले ये चर्चा हो रही थी, हाईकमान चाहता था कि आस्था अग्निहोत्री वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा, जिस प्रकार की पारिवारिक परिस्थितियां हैं, वह चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी का सर्वे मानता है, केंद्रीय हाईकमान का सर्वे मानता है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी रण में कोई पटकनी दे सकता है, कोई शिकस्त दे सकता है, वह खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री है। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने यह लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद अपने समर्थकों से ये कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो एक विधानसभा सीट से वह खुद भी चुनाव लड़ लेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कई बार ये बात दोहराई है कि भाजपा ने जिस प्रकार से कांग्रेस में सेंधमारी की, एक असफल लोटस ऑपरेशन करने का प्रयास किया, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, उसके बाद सीएम सुक्खू पूरी तरह से गुस्से में है, नाराज हैं, खफा हैं, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने ये प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए जनता के बीच जाएंगे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के 6 बागी शामिल हुए हैं, जिन्हें चुनावी रण में भाजपा ने उतारा है, उन सभी को हराया जाएगा। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो सीएम सुक्खू अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं, या बड़सर से चुनाव लड़ना पड़े या फिर सुजानपुर से चुनाव लड़ना पड़े, मैं खुद भी चुनाव लड़ सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो। यही वजह है कि लोकसभा की 4 सीटों पर सशक्त कैंडिडेट देने के लिए यहां पर प्रियंका गांधी के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा में आरएस बाली एक जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस के नजरिए से हो सकते हैं, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर को मुकेश अग्निहोत्री पटकनी दे सकते हैं। यह कांग्रेस के सर्वे का खुलासा है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने वहां पर जिस प्रकार से सतपाल रायजादा का नाम चल रहा था उसे रुकवा दिया, आशा कुमारी का नाम चल रहा था कांगड़ा से रुकवा
उठवा दिया और अब प्रियंका गांधी चाहती है कि सर्वे रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजीव शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के ये प्रमुख जो संगठन से और सरकार से जुड़े लोग हैं चर्चा करें। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ये निर्देश दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो एक सर्वे 27 तारीख से पहले फिर हमीरपुर और कांगड़ा को करवाया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव की 3 सीटों की बात की जाए तो धर्मशाला से जग्गी, कुटलहड़ से विवेक शर्मा बिक्की और लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा टिकट की रेस में सबसे आगे है। बावजूद इसके वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, लेकिन सुजानपुर, गगरेट और बड़सर 3 ऐसे विधानसभा सीट हैं जिस पर सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। यानी कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही है कि हम यहां 3 सीटों पर टिकट किसको दें, चाहे बड़सर का मसला हो, क्योंकि जिस प्रकार की छवि इंद्रदत्त लखनपाल की रही है, 3 बार वहां से लगातार जीत कर आए हैं। माना जाता है कि एक शराफत वाला नेता भी इंद्रदत्त लखनपाल को माना गया था। उन्होंने कांग्रेस की एक वहां पर मजबूत कड़ी वहां पर जोड़ी थी, लेकिन जिस प्रकार से अंतिम क्षण में चुनाव जीतने के 1.25 साल के भीतर पार्टी को छोड़कर वे कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये ना केवल कांग्रेस को नागवार गुजरा बल्कि जो इंद्रदत्त लखनपाल के ग्रास रूट से जुड़े समर्थक थे उनको भी ये बात रास नहीं आई। यही वजह है कि अब कांग्रेस वहां से इंद्रदत्त लखनपाल को पटकनी देना चाहती है, लेकिन पटकनी दें तो दें कैसे, क्योंकि दावेदार के या चाहे सुभाष डडवालिया हो, विपिन डडवालिया हो, नरेश लखनपाल हो या फिर किशन चंद हो, मनजीत डोगरा हो या बनियाल हो, कई नाम बड़सर से आ रहे हैं। जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उतने ही वहां पर टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। नाम वहां पर संजीव शर्मा का भी चर्चा में हुआ, लेकिन एक मत कांग्रेस में यह बन रहा कि भारतीय जनता पार्टी से आए किसी भी नेता को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि हमारे नेता वहां जाते हैं उनको भाजपा टिकट देती है। अगर हम भाजपा से आने वालों को टिकट देते हैं फिर भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन सस्पेंस बड़सर में बना हुआ है, सुजानपुर में बना हुआ है, सुजानपुर के साथ साथ तीसरा बड़ा सस्पेंस गगरेट में बना हुआ है। टिकट किसको दी जाए, मजबूत कालिया जरूर है लेकिन वे पार्टी को छोड़कर चले गए थे, बगावत कर ली थी, लेकिन बिक्कू का नाम बिल्कुल आगे है और यह माना जा रहा है कि लगभग विवेक शर्मा की टिकट पर ठप्पा लग सकता है। जग्गी को धर्मशाला से टिकट मिल सकता है, अनुराधा राणा को लाहौल स्पीति से टिकट मिल सकता है, लेकिन अभी तक ये स्क्रीनिंग कमेटी को पैनल भेजा जाएगा। 27-28 को जो मीटिंग होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसका ठप्पा लगने के बाद वेणुगोपाल के हस्ताक्षर वाला टिकट बाकायदा जारी होगा। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि हमीरपुर से जिताऊ चेहरा वहां से मुकेश अग्निहोत्री हो सकते हैं, जो पार्टी का सर्वे यहां पर खुलासा जो केंद्रीय हाईकमान ने किया है, RS बाली कांगड़ा से हो सकते हैं, जबकि जग्गी, विवेक शर्मा, अनुराधा राणा ये टिकट की रेस में 3 सीटों पर आ गए हैं, लाहौल स्पीति और साथ में कुटलहड़ और धर्मशाला। लेकिन बड़सर, सुजानपुर और गगरेट तीनों जगह सस्पेंस है। यहां पर ना कांग्रेस हाईकमान तय कर पा रहा, ना हिमाचल प्रदेश की संगठन तय कर पा रहा है, ना सरकार तय कर पा रही है कि किन मजबूत चेहरों को उतारा जाए ताकि सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल इन तीनों दिग्गजों को पटकनी दी जा सके। बहरहाल सीएम सुक्खू ने आज दिल्ली रवाना होने से पहले गग्गल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द टिकट घोषित कर देगी। दिल्ली रवानगी से पहले गग्गल एयरपोर्ट पर सीधे मीडिया से रूबरू हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। इस पर मंथन चल रहा है। सीएम ने कहा कि भाजपा की ओर से बागी विधायकों को टिकट देकर लोकतंत्र की हत्या करने व पैसों के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग आज एक और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हुई। टिकटों के अलावा आज हिमाचल प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर केंद्र सरकार के यूपीएससी की तरफ से बाकायदा, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव मौजूद थे, आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। यूपीएससी की इस मीटिंग में प्रदेश सरकार ने संभावित डीजीपी को लेकर भेजे गए पैनल की स्क्रीनिंग की। इस आधार पर हिमाचल में नए डीजीपी की पात्रता जांची गई। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के लिए बाकायदा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी दिल्ली में मौजूद रहे और सीनियरिटी के हिसाब से
1980 बैच की आईपीएस SR ओझा का नाम सबसे आगे। SR ओझा के बाद सीनियोरिटी में दूसरे नंबर पर 1990 बैच के श्याम भगत नेगी है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। उनके आने की संभावना यहाँ पर तभी बनती है जब उनको हिमाचल प्रदेश सरकार बुलावा भेजे कि आइए आपको डीजीपी बनाने वाले हैं, आप वापिस आइए। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता है, माना यह जा रहा है कि ये गेंद अब केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में भी होगी। लेकिन तीसरे नंबर पर 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा यहां पर तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन पूरे मामले में जिस प्रकार से दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई है या संभावनाएं दिख रही हैं, उन संभावनाओं के चलते संजीव रंजन ओझा यानी SR ओझा हिमाचल पुलिस के नए बॉस बन सकते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को संजय कुंडू रिटायर होंगे। 1 मई को हिमाचल प्रदेश को नया डीजीपी मिलेगा और ये डीजीपी SR ओझा हो सकते हैं। बहरहाल कंगना रनौत आज राजस्थान में थी, उनके 3 बड़े शो हुए और तीनों रोड शो में कंगना रनौत ने खूब भीड़ खींची। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाकायदा राजस्थान की भाजपा ने बुलाया था। कंगना रनौत ने पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाई। कंगना जोधपुर और पाली में 2 रोड शो उन्होंने दोपहर से पहले किए। दोपहर बाद तीसरा रोड शो जैसलमेर में आयोजित किया। वह भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो करने के लिए जैसलमेर भी पहुंची हैं। उसके बाद चौथा रोड शो बाड़मेर में होगा। यानी हिमाचल प्रदेश के मंडी से उतारी गई कंगना रनौत को अब राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से काफ़ी भीड़ वहां पर जुटी है उनके समर्थन में, उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। अब ये माना जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों में जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहां भी कंगना रनौत की डिमांड बढ़ने लगी है कि वे चुनाव प्रचार के लिए आएं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभाएं करें। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए अच्छी खबर है। सेब पैकिंग के लिए सीजन में यूनिवर्सल कार्टन के लिए अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इस सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया है। कृषि विभाग ने बाकायदा इस संबंध में आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। एक कार्टन में करीब 20 किलो सेब ही होगा। इससे बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। हिमाचल सरकार ने वजन के साथ छोटे बड़े आकार के सेब को लेकर मानक भी तय कर दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक बागवानों को अपने घरों में ही तैयार फसल का वजन कर पेटी पर न मिटने वाले मार्कर के साथ वजन अंकित करना होगा, लिखना होगा। हालांकि मंडियों में भी मशीन से वजन किया जाएगा। इस कदम से अब सेब बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। मामला हिमाचल प्रदेश के HRT से जुड़ा है और ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों को राज्य की लाइफलाइन कहा जाता। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरी तरह से HRTC पर निर्भर है। HRTC की एक बस जो कि धर्मपुर में अचानक उसके पिछले टायर खुल गए और बड़ा हादसा होते हुए टल गया। वहाँ पर काफ़ी सवारियाँ थी, बच्चे थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब कार्रवाई की बात आई तो एक ड्राइवर, उस बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया जिस ड्राइवर ने ना केवल उस टायर खुलने वाली बस को नियंत्रित किया, वहां पर सवारियों की जान बचाई, एक बड़ी उदारता दिखाई, साहस दिखाया, कौशल दिखाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी तरह से बस को नियंत्रण में किया और बड़ा हादसा होने से टाला, सवारियों को बचाया। अब HRTC को उस चालक को शाबाशी देने की बजाय, उसको एनकरेज करने की बजाय, उसको उत्साहित करने की बजाय, उसका उत्साह बढ़ाने की बजाय उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद यूनियन पूरी किन्नौर जिला की सड़कें देखी जाए, लाहौल स्पीति की सड़कें देखी जाए, रामपुर से आगे पथरीले सड़क मार्ग देखी जाए, मौत का कफन बांधकर हिमाचल प्रदेश के चालक हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर बसों को चलाते हैं। लेकिन उन चालकों को ना तो पूरा ओवरटाइम मिलता है, ना उन्हें समय पर वेतन मिलता है। बदले में मिलता है तो अगर कंडक्टर का एक टिकट गुम हो गया तो उसका सस्पेंशन, अगर टायर फट गया तो ड्राइवर का सस्पेंशन। लेकिन इस बार
एचआरटीसी के चालकों ने पूरा हिम्मत दिखाते हुए, पूरी दलेरी दिखाते हुए कहा है कि महाराज सस्पेंड करना है तो आरएम को कीजिए, डीएम को कीजिए, अफसरों को कीजिए। क्यों? इसके पीछे बड़ी दलील दी है और यहाँ पर दर्शकों से भी चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि एचआरटीसी ना ड्राइवरों की है, ना आरएम की है, ना डीएम की है। एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है। हिमाचल प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, जहां केवल मामूली किराए से लोगों को बस की सुविधा दी जाती है। इसलिए ये दायित्व इसलिए बेहद बनता है। यहां पर जब ड्राइवर को सस्पेंड किया गया तो मामला ये सामने आया, इसके पीछे वजह ये बताई गई कि एचआरटीसी की एक ऐसी बस जो कि अशोका लेलैंड की थी, लेकिन उसमें टाटा का पुर्जे लगाए गए। चालक यूनियन ने पूरी तरह से ये आरोप लगाया। यूनियन के प्रधान मान सिंह ने कहा कि यहाँ पर सस्पेंड करना है तो अधिकारियों को कीजिए, मैकेनिकल विंग को कीजिए, क्योंकि अशोका लेलैंड की बस में टाटा का यू बोल्ट लगा दिया गया। अब सोचिए, कंपनी की बस थी अशोका लेलैंड की, लेकिन टाटा का यू बोल्ट लगा दिया। टायर तो खुलना था। ये तो आप किसी कार चलाने वाले व्यक्ति को पूछें, साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पूछें। जब अब ए कैटेगरी की चीज में भी कंपनी का पुर्जा, कल पुर्जा फिट कर देंगे, टायर तो खुलेगा। अब इसमें चालक की गलती क्या थी? बेहतर होता एचआरटीसी प्रबंधन जांच बिठाती, इंक्वायरी करवाती, लेकिन अगर लोगों का गुस्सा शांत करना था तो निर्दोष ड्राइवर को आप सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंशन कर दी गई, लेकिन बार बार सस्पेंशन की सजा भुगतने वाले ड्राइवर कंडक्टर इस बार चुप नहीं बैठे, विरोध प्रदर्शन किया और सरेआम कहा कि अगर आपने सस्पेंड करना है तो मैकेनिकल के विंग को कीजिए, मैकेनिकल के उस अफसर को कीजिए जिसने लेलैंड की बस में टाटा का पुर्जा डाल दिया गया। बसों को ठीक नहीं किया जा रहा है, रख रखाव नहीं किया जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। खटारा बसों पर ड्राइवर कंडक्टर मौत का कफन बांधकर भेजे जा रहे हैं, सवारियों की जान को जोखिम में डालकर भेजा जा रहा है। और सस्पेंड करना है तो आप एचआरटीसी के एमडी को कीजिए, आरएम को कीजिए, डीएम को कीजिए, मैकेनिकल के अफसर को कीजिए। ये पूरा मामला हमने आपके सामने रखा। चलती बस के टायर खुल गए थे और टायर खुलने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जिस चालक ने दोनों टायर खुलने के बाद बस को नियंत्रित किया, उसे शाबाशी देने की बजाय सस्पेंड कर दिया गया था। हो सकता है इसमें ड्राइवर की भी कोई गलती ना हो, हम पूरी तरह से ये बात नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो सामने बड़ी पड़ताल में बात निकलकर सामने आई है वो ये थी कि लेलैंड की बस टाटा का पुर्जा। आपकी राय जरूर चाहेंगे इस पूरे मामले पर। क्या सस्पेंशन उस ड्राइवर की होनी चाहिए थी या उन अफसरों की जिसने लेलैंड की कंपनी में टाटा का पुर्जा फिट कर दिया? बहरहाल हिमाचल प्रदेश के रामपुर का एक ऐसा स्कूल जिसमें 3 टीचर तैनात थे, बच्चों की संख्या 0, एक बच्चा भी वहां पर नहीं था। 59 साल पहले यह स्कूल खुला था और 59 साल बाद यह स्कूल अब बंद कर दिया गया, क्योंकि बच्चा एक भी नहीं था, टीचर वहां पर 3 थे। इस सेक्शन 70 में 0 दाखिला, प्राइमरी में 3, मिडिल में बच गए थे 5 छात्र। 8 किलोमीटर रचौली से पछाड़ा पढ़ने के लिए ये छात्र आते थे। स्थानीय लोगों ने सालों से इस स्कूल को बंद होने से बचाया था। अब फिर बाकी छात्रों को वापस रसौली स्कूल में भेजा गया है और जो 3 स्कूल उस स्कूल में तैनात थे, जहां पर अब कोई बच्चा नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, इन तीनों को अब डेपुटेशन पर भेजने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस स्कूल की कहानी के पीछे का पूरा फलसफा समझिए। वर्ष 1965 में रामपुर, शिमला जिला के रामपुर का ये पछाड़ा स्कूल खोला जाता है। 2005 में प्राइमरी से इसे मिडिल का अपग्रेड किया जाता है। फिलहाल एक स्कूल बंद होने के बाद, स्कूल के बंद होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि आप बताइए हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर कोई बच्चा नहीं है लेकिन टीचर तैनात है। अब ये स्कूल बंद कैसे हुए? ये कहानी बेहद दिलचस्प है। हिमाचल प्रदेश में जिन स्कूलों पर हम अपना करीब 20 से 25% बजट खर्च करते हैं, अपना अधिकतर पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो अध्यापकों को वेतन हो, स्कूलों में वर्दी देने का मामला हो, मुफ्त बुक्स देने का मामला हो, या फिर तमाम सुविधाओं का मामला हो। माना यह जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एक छात्र पर ऑन एन एवरेज 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार करती है। लेकिन 59 साल पहले खुला ये स्कूल बंद कैसे हुआ, ये समझना हर नागरिक को बेहद जरूरी है। कारण साफ है,
विश्वसनीयता कम हो गई है। हमारे अपने स्कूल अध्यापक जो कि टीचर से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। यानी कि मसला है तो क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का। हम खुद सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि 59 साल पहले खोला गया स्कूल अब 59 साल बाद बंद हो गया है। इसे लेकर भी आपके कमेंट चाहेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में हमें सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है या हमारी शिक्षा प्रणाली में खोट है? क्यों हम प्राइवेट स्कूल की तरफ ताक कर देखते हैं? क्यों खुद टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों नेता या तमाम बड़े अधिकारी या कर्मचारी या जो भी लोग हैं समाज के, क्यों हम सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं करते? इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे, क्योंकि बड़ा मसला है। 59 साल पहले खुला स्कूल अब जाकर बंद हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। और लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब इस साल भी कम छात्र वाले कम संख्या वाले जितने भी छात्रों की कम संख्या वाले स्कूल हैं उन्हें बंद किया जा सकता है। एक और ऐसा मामला है जो चौंकाने वाला है। मंडी जिला के सराज के सोबली स्कूल में एक अध्यापक, सरकारी अध्यापक शराब के नशे में धुत होकर सुबह स्कूल पहुंच गए। जलसा पंचायत का ये मामला है। वहाँ के प्रधान ने बाकायदा वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल दस्तक टीवी पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि स्कूल टीचर किस प्रकार से वहां नशे में है। हालांकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, वहां पर पंचायत ने ऐसे आरोप लगाए हैं, लग रहा है कि उन्होंने शराब पी रखी है, शराब पीकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि क्रेडिबिलिटी का मसला है। कभी आपने सुना किसी प्राइवेट स्कूल में कोई नशे का सेवन करके टीचर पहुंचा हो? क्योंकि प्राइवेट स्कूल के तमाम वहां व्यवस्था का पता है कि कोई शराब पीकर आएगा, दूसरे दिन उसका घर पर होगा, मुड़कर कभी उस स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन सरकारी व्यवस्था है, आपको सस्पेंड किया जाएगा, जांच बिठाई जाएगी, क्लीन चिट मिलेगी, आप बहाल हो जाएंगे। जितने दिन सस्पेंड हो गए बाद में एक साथ आपको वेतन मिल जाएगा। यही वजह है कि दिक्कत कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी की है, विश्वसनीयता की है, भरोसे की है, विश्वास की है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर एक स्कूल के टीचर ने ऐसा किया तो हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल ऐसे हैं। हिमाचल प्रदेश के पोर्टमोर स्कूल की बात की जाए, कई ऐसे अनेकों स्कूल हैं जहां सरकारी स्कूलों में इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी बन चुकी है कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में डिसिप्लिन है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड है या फिर मेरिट है। आप हमेशा देखिए जब एजुकेशन बोर्ड के नतीजे आते हैं, आर्ट्स की मैक्सिमम मेरिट सरकारी स्कूलों की होती है। लेकिन जिस प्रकार से चांद में दाग है, ऐसे भी कुछ स्कूलों में दाग है जो कि इस एजुकेशन व्यवस्था को दागदार बनाते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। 3 निर्दलीय विधायकों और सीपीएस पर मामला था। सबसे पहले बात करेंगे निर्दलीय विधायकों पर। लगातार 3 दिन सुनवाई चलने के बाद इस मामले को 8 मई तक स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। हाई कोर्ट में आज तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने वाली याचिका पर दोपहर बाद 3:45 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई, मगर बहस पूरी होने के बाद अब इसे 8 मई तक टाल दिया गया है, क्योंकि अब सरकारी पक्ष को सुना जाएगा और सरकारी पक्ष सुनने के बाद इस पूरे मामले पर एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी। माफ़ कीजिएगा, निर्दलीय विधायकों पर जिस प्रकार से ये पूरा मामला चला था, ये हम सीपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 3 निर्दलीय विधायकों का मामला था जिस पर आज बहस होनी थी, ये आज पूरी बहस नहीं हो सकी और इस बहस को कल तक के लिए इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब कल इस पर दोबारा फिर सुनवाई होगी। कल फिर से चीफ जस्टिस एम.एस. चंद्र राव का बेंच लगेगा। इसमें विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। बताया जा रहा है कि स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता कपिल सिब्बल दिल्ली से वर्चुअली जुड़ सकते हैं। यानी निर्दलीय विधायकों के मामले पर कल महत्वपूर्ण दिन होगा। आज इस पर तमाम सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई कल होगी और कल ये तय होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट के क्या आदेश पारित होते हैं। सीपीएस मामले की बात की जाए तो इसमें 8 मई की अगली तारीख तय की गई है। लगातार 3 दिन तक सुनवाई चलने के बाद 8 मई को राज्य
सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद फैसला आने की संभावना है। मुख्य संसदीय सचिव को मंत्रियों जैसी सुविधा देने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज डबल बेंच में तीसरे दिन भी इसकी सुनवाई जारी रही। अब सभी की निगाहें 8 मई की अगली तारीख पर है, क्योंकि सीपीएस के मामले पर 8 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि इस पर फैसला आ सकता है। जबकि निर्दलीयों के मामले में कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसमें हाई कोर्ट का आदेश क्या आता है, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। मंडी जिला के धर्मपुर के मनुधार में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। मंडी जिला में आज सुबह धर्मपुर बाया मनुधार कमला बहरल रूट पर यह बस जा एचआरटीसी की बस मनुधार में दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। बस एक तरफ से सड़क के बाहर चली गई, पेड़ के पीछे रुक गई। यदि पेड़ न होता तो बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। आनन फानन में बस में सवार स्कूली बच्चों समेत अन्यों को चालक की सीट से बाहर निकाला गया। सभी यात्री हालांकि पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक महिला के छत से गिरने की सूचना है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीते 15 अप्रैल को बल थाने के क्षेत्र के गुटकर में 30 वर्षीय मीनाक्षी पत्नी प्रिंस की छत से गिरने से मौत हो गई थी। छत से गिरने के मामले की जानकारी पुलिस को न देकर सीधे अंतिम संस्कार करवाया जा रहा था, लेकिन मायके पक्ष ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी देकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। अब इस घटनाक्रम के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हालांकि दोनों ही फुटेज स्पष्ट नहीं है, लेकिन मायका पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिमाचल में कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 अप्रैल से राज्य में आंधी बारिश ओलावृष्टि होगी। केंद्र ने 3 दिन तक का हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। 20-30 अप्रैल को भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। बारिश होने से पहाड़ों पर फिर से ठंड का एहसास होने लगा है, लेकिन तीन दिन आने वाले 26, 27, 28 इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट का सीधा मतलब है कि भारी बारिश भी होगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा और इसे लेकर बाकायदा अलर्ट जारी किया। लेकिन कल का दिन मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। बहरहाल